नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं संधि का चैप्टर, तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना करके लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से संधि को देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी 6th क्लास है जो हमारी व्यंजन संधि को लेकर के होगी। आज की क्लास में हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर एक आध कुछ सूत्र रह जाते हैं तो हम कल विसर्ग संधि का छोटा चैप्टर है तो हम उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि आप सभी जानते ही हैं होता क्या है, क्या होती है व्यंजन संधि। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ी थी तो स्वर संधि क्या थी, स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर था, स्वर प्लस स्वर, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, स्वर संधि बोल रहे थे। लेकिन व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि क्या होती है, पहले हमारे पास व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों के योग से जो शब्द बनता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आपसे परिभाषा इसकी नहीं पूछी जाएगी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये सब जो रिटन एग्जाम होता है उसमें पूछी जाती है। लेकिन जो व्यंजन होता है थोड़ा सा ये पूछ लिया जाता है, व्यंजन जो है वो स्वर पर किस पर आश्रित होते हैं, व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप व्यंजन को सीधा नहीं लिख सकते हो, ये स्वर के साथ ही उच्चारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क, तो अगर हमें इसको उच्चारण सही से करना है तो ये क ही लिखा जाएगा, तभी इसको हम लिख पाएंगे पूरा क। तो इसमें क्या है, दो क प्लस ए है, क प्लस ए, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क है। क मीन्स क, ऐसे बोलेंगे हम इसको क। तो यहाँ पर क्या है, स्वर नहीं है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। अगर स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं किए जाते, मान लीजिए ये जो व्यंजन शब्द है इसके अंदर ही हम देखें तो पहला जो हमारा व है वो आधा है, इसके अंदर क्या नहीं है, यहाँ पर स्वर नहीं है। और जिसमें स्वर नहीं होता वो आप देख सकते हो कैसे लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ये स्वर व्यंजन होते क्या हैं। अब हम इनका जो सूत्र है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो सूत्र आता है व्यंजन संधि का, सूत्र से ही संबंधित है और हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। कुछ भी हम चीजें फालतू नहीं करेंगे। और सिलेबस भी हमारा कोई छोटा नहीं है, उन्होंने पूरी की पूरी व्यंजन संधि ही सिलेबस में डाल दी है। इससे अच्छा वो सूत्र ना ही देते, सीधा बोल देते व्यंजन संधि करनी है, विसर्ग संधि करनी है। लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्मेलिटी की है सूत्र डालने की। तो हम देख लेते हैं, कोई एक आध सूत्र हमारा छूटता है तो वो हमारी किस्मत है, समझो। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। सबसे पहले हमारा सूत्र आता है सतो सचूना सचुह। क्या है सूत्र? सतो सचूना सचुह। तो यहाँ पर ये सूत्र कहता क्या है, हमें इसकी परिभाषा या फिर वृत्ति को देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र क्या कहता है। तो हमने सतो शब्द जो है हमारे पास सतो, तो सतो से हम क्या क्या ग्रहण करेंगे, एक हम करेंगे स, और दूसरा हमारा होगा तवर्ग। क्या होगा? तवर्ग। अब तवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो वो आते हैं हमारे त, थ, द, ध और न। तो ये हमारे क्या आते हैं, तवर्ग में अक्षर आते हैं। इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, प्लस में हमारे क्या होने चाहिए, प्लस में यहाँ पर क्या होगा हमारा च वर्ग, और यहाँ पर स के प्लस में क्या होगा स। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दुए वाले स में, जिसको हम शलगम वाला श भी बोल सकते हैं। और जो तवर्ग है वो किस में बदल जाएगा, वो चवर्ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? चवर्ग में बदल जाएगा। चवर्ग मीन्स चवर्ग से हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो च, छ, ज, झ और इ।
तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, चवर्ग हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम जो हमारा तवर्ग चवर्ग है ये चवर्ग में बदल रहा है, तो हम ये कैसे पता करेंगे? तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे हमें दे दिया गया तय, तो तय किस में बदलेगा? तय सिर्फ और सिर्फ चय में बदलेगा। किसमें? जय में। थ जो होगा वो हमारा छ में बदल जाएगा, द जो होगा वो जय में बदल जाएगा, और ध जो है वो हमारा जय में बदल जाएगा, और न जो है ई में बदल जाएगा। और ये जो स है ना, ये स, ये इस स में बदल जाएगा, इस स में। पहले पूर्व पद में हमारे पास ये सभी चीजें होनी चाहिए। पूर्व पद आप सभी जानते ही होंगे अभी तक। और उत्तर पद में हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। ये जो सभी चीजें हैं ये किस में होनी चाहिए? उत्तर पद में। उत्तर पद में होंगी। तो ये तो जो तय है ये च में बदल जाएगा, थ है ये छ में बदल जाएगा, त है ये च में, द झ में, और न य में बदल जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हम एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमारे पास आता है रामस, रामस प्लस शेती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा स है, ये श है, ये स कहाँ पर है? ये स हमारा ये रहा, कहाँ पर है? ये रहा। पूर्व पद में हमारे पास स होना चाहिए, हमारे पास स है। उत्तर पद में हमारे पास स होना चाहिए, उत्तर पद में हमारे पास क्या है? स है, श। तो हम इन दोनों को मिला करके क्या कर देंगे? इनको मिला करके ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो स है ये किस में बदल जाएगा? ये इस स में बदल जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा? हमारा रूप बन जाएगा रामस। दिखाई तो दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हमारा जो रूप है वो बन जाएगा रामस, सॉरी, रामस शेते। इसमें ये रूप बदल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये जो श है ये आधा क्यों लिखा है, इसका डंडा क्यों नहीं लगाया? तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा स है ये ऑलरेडी हलंत है, मीन्स कि ये आधा स है, तो यहाँ पर हम स आधा ही उठाएंगे और यहाँ पर हमारा रामस शेते शब्द बन जाएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है सत प्लस चित्त। क्या है? सत्य प्लस चित्त। तो ये हमारे पास उदाहरण मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? तय है हमारे पास, तय, और यहाँ पर क्या है? च। यहाँ पर क्या है? च। तो यहाँ पर तय होना चाहिए हमारे पास, ये तय देखो यहाँ पर तय होना चाहिए। उत्तर पद में हमारे पास च होना चाहिए, ये दोनों है। तो अब जो हमारा ये तय है ना, ये किस में बदल जाएगा? ये जो तय है ना ये हमारा च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में। और क्या बन जाएगा इसका? हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो जो तो हमारा तय है वो च में बदल गया है, और ये हमारा बन क्या जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा सचित। क्या बन जाएगा? सचित। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो च है, ये च जो है ये हलंत है, तो ये आधा लिखा जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि जो तवर्ग है वो चवर्ग में बदल जाएगा, स है जो श में बदल जाएगा। तो ये सतो सचुना सचु सूत्र से ही होगा। अब हम करते हैं इसका जो विरोधी सूत्र है शात। शात भी पूछ लिया जाता है हमसे, तो वो हम करते हैं। क्या है शात सूत्र? बिल्कुल छोटा सा ही है नाम से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सूत्र आता है जो है शात। शात, ये सूत्र क्या कहता है? ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि श से परे अगर तवर्ग है, श से परे अगर तवर्ग है, तो जो श है, जो श है वो क्या नहीं होगा? शकार से परे तवर्ग होने पर क्या नहीं होगा? सचुत्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सचुत्व नहीं होगा। सचुत्व हमारा इसका अपोजिट है। सचुत्व में सचुत्व क्या कह रहा था कि तवर्ग
के बाद चवर्ग हो तो हमारा चवर्ग में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से स के बाद अगर स हो तो हमारा किस में बदल जाएगा, श में। तो ये हमारा सचुत्व संधि कह रही थी। लेकिन यहाँ पर सचुत्व नहीं होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, स पहले दिया हुआ है। तो ये हम वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास पूर्व पद में यहाँ पर श है और वहां पर उत्तर पद में श था, तो हम ये देखकर भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन जाएगा हमारा, विष प्लस न है। तो यहाँ पर सचु तो नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, सीधा ही विषनह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विषनह बन जाएगा। विषनह हमारा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर श हलंत है, तो विषनह शब्द बन जाएगा। सचु तो नहीं होगा, सचु तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि स पहले दिया गया है। अगर श यहाँ पर होता तो हम थोड़ा सा सोचते कि सचु तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन श हमें दिया ही पूर्व पद में गया है, तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है सचु तो संधि नहीं होगी। यहाँ पर एज इट इज जैसा हमने था वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया। और अब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर कर्तृभाव संधि होगी, ये सचु तो संधि का विरोधी सूत्र हम इसको बोल सकते हैं। ये बस इतना सही है और कुछ इसमें समझने का नहीं है। अब हमारा तीसरा सूत्र आता है जो हमारी सटुत्व संधि का है। वैसे आप ये भी लिख लीजिएगा साथ में, क्योंकि व्यंजन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि संधि कौन सी है। तो अब हमारी दूसरी संधि आ रही है जिसको हम बोलते हैं सटुत्व संधि। क्या है, सटुत्व संधि। सटुत्व संधि। तो ये सटुत्व संधि का सबसे पहले हमारा जो सूत्र आता है वो क्या है, सटो शटु ना शटुहु, शटु ना शटुहु। ये एज इट इज उसके जैसा ही है जो हमने सतो सचुना सचु पढ़ा था। बस उसमें क्या था, श और तवर्ग था। यहाँ पर मूर्धन्य श, रिटूर सारणा मूर्धा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये श प्लस में क्या होना चाहिए, प्लस में हमारे पास श होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स प्लस श होना चाहिए। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये क्षमा करना। ये हमारा होगा श या क्या होना चाहिए हमारे पास, तवर्ग। तो जो श है वो किस में बदल जाएगा हमारा, श षटकोण वाले में। और ये जो तवर्ग है ये किस में बदल जाएगा, टवर्ग में। सचुत्व संधि में क्या हो रहा था, सचुत्व संधि में ये जो श है ये इसमें बदल रहा था और ये जो तवर्ग है ये चवर्ग में बदल रहा था। तो ये हमारी सचुत्व संधि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये हमारी है शटुत्व संधि। क्या है, शटुत्व संधि। तो जो हमारा स के बाद अगर ये आ रहा है ना, स, ये स आ रहा है, इस स के बाद ये श आ रहा है, तो ये हमारा स में ही बदल जाएगा। और अगर तवर्ग के बाद टवर्ग आ रहा है तो वो टवर्ग में ही बदल जाएगा, तवर्ग समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर रामस, देख लेती हूँ एक बार उदाहरण। रामस प्लस षष्ठ है, क्या है, रामस प्लस षष्ठ है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे होंगे स है, क्या है, स। और प्लस में हमारे पास क्या है, षटकोण वाला स। तो ये जो स है ना ये किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले श में। और यहाँ पर ये ऑलरेडी श हलंत है तो ये इसमें हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, रामस षष्ठ है, षष्ठ है। ये इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा। मैं लिख देती हूँ ये अलग अलग, ताकि आप अच्छे से इसको लिख करके क्लियरिटी कर सको। वैसे मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सचुत्व संधि की तरह ही है, लेकिन फिर भी इसका अलग अलग मैं लिख देती हूँ। जो हमारा स है और उसके बाद अगर श आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा, वो इस स में बदल जाएगा। इसके बाद
जैसे हमारे पास है तवर्ग, सॉरी तवर्ग है हमारे पास, तो तवर्ग में किस में बदल जाएगा हमारा, तवर्ग बदल जाएगा हमारा चवर्ग बाद में आने पर चवर्ग में ही बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, चवर्ग में ही बदल जाएगा। बहुत बहुत आसान संधि है ये, सबसे आसान संधि है। तो यहाँ पर तवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं और चवर्ग में कौन कौन से आएंगे और फिर क्या बनेगा इनका, ये देख लेते हैं। तो तवर्ग में सबसे पहले त, थ, द, ध और न। इसके बाद प्लस में हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस में हमारे पास होना चाहिए च, छ, ज, झ और य। तो ये किस में बदल जाएगा, त जो है वो च में ही बदल जाएगा, छ जो है वो छ में ही बदल जाएगा, ज जो है वो ज में ही बदल जाएगा, झ जो है वो झ में ही बदल जाएगा। ये दो ध है ये झ में बदल जाएगा, न जो है य में बदल जाएगा, और थ छ में, द ज में। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी कौन सी संधि हो जाती है, षटुत्व संधि हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगला सूत्र आता है हमारा फिर हमारा एक निषेध सूत्र आता है जिसको हम बोलते हैं निषेध सूत्र। मीन्स कि ये ष्टुत्व संधि का निषेध करता है। क्या करता है, ष्टुत्व संधि का निषेध करता है। जैसे हमने षटुत्व का निषेध पढ़ा था तो कौन सा सूत्र था, शात। इसी प्रकार से ष्टुत्व संधि का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, ष्टुत्व संधि का निषेध करने वाला सूत्र है हमारे पास न प्रधानता टोर नाम, टोर नाम, न प्रधानता टोर नाम। तो ये सूत्र जो है ये क्या करता है, ये करता है ष्टुत्व संधि का निषेध। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अंत में पद के अंत में ट हो, पूर्व पद के अंत में ट हो, प्लस में हमारे पास क्या हो, स या फिर तवर्ग, क्या हो, स या फिर तवर्ग। तो ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें ष्टुत्व संधि नहीं होगी। सिर्फ यही बोला गया है, क्या नहीं होगी, ष्टुत्व संधि नहीं होगी। ष्टुत्व संधि कहाँ हो रही थी, ष्टुत्व संधि हो रही थी कि पहले पूर्व पद में हमारे पास स हो या तवर्ग हो और प्लस में हमारे पास क्या हो, ट, प्लस में हमारे पास क्या हो, स या टवर्ग। तो हमारी ष्टुत्व संधि हो रही थी इन दोनों को मिला करके। लेकिन ये सूत्र निषेध कर रहा है, तो ये सूत्र निषेध सही से कर रहा है, मुझे तो सही लग रही है, क्योंकि इसमें अपोजिट दिया गया है। तो जहां पर हमारी संधि पूर्व पद में ये चीजें आ रही है, अगर इस चीज को हम उत्तर पद में ले जाएंगे तो वहां क्या संधि होना ओबीस है कि नहीं होगी संधि वहां पर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पूर्व पद और उत्तर पद को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा ट है ना, ये ट अभी के लिए इस सूत्र के अनुसार ये पूर्व पद में है, लेकिन जो स्टू स्टूना संधि है हमारी, सूत्र से जो संधि हो रही है वहां पर ट जो है हमारा उत्तर पद में आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ष्टुत्व संधि होगी वो उत्तर पद में ट और ट वर्ग और ये श होना चाहिए। अगर ये उत्तर पद में नहीं है तो हमारी ष्टुत्व संधि नहीं होगी, ये उत्तर पद में होना चाहिए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स और तवर्ग अगर पूर्व पद में है और बाद में श और टवर्ग है तो ष्टुत्व संधि होगी। तो ये तो हमारी है ष्टुत्व संधि का एग्जाम्पल। और ये क्या है, ये हमारी कि पहले ट वर्ग और श हो और बाद में क्या हो, स और तवर्ग हो, तो ष्टुत्व संधि नहीं होगी, निषेध करता है। और नाम शब्द को छोड़ करके, नाम शब्द को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, नाम शब्द। अगर नाम शब्द दिया गया है तो वहां पर ष्टुत्व संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बताती हूँ मैं, देखो
जैसे मैंने लिखा षट प्लस संत है, ये मैंने लिखा षट प्लस संत है। तो यहाँ पर देखो हमारा पूर्व पद में ट आ रहा है, तो क्या हमारी ष्टुत्व संधि ये कहती है कि हमारा जो ट है वो पूर्व पद में आना चाहिए। हमारी ष्टुत्व संधि कहती है कि हमारा जो ट है वो उत्तर पद में आना चाहिए, मीन्स यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट तो पहले आ रहा है और श बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, ष्टुत्व संधि नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ष्टुत्व संधि नहीं होगी। ये आप ध्यान रखोगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं हो रही है क्योंकि ष्टुत्व संधि के नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर षट प्लस संत है, ये जो क्या बन जाएगा हमारा, एज इट इज बन जाएगा षट संत है। क्या बन जाएगा, एज इट इज षट संत है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये दे दिया जाए, नाम शब्द दे दिया जाए, जैसे मैंने लिखा षट प्लस नाम, षट प्लस नाम, षट प्लस नाम, षड प्लस नाम और क्षण, षड प्लस नवति, अगर ये शब्द हमें दे दिए जाए इसके पीछे, ये जो दोनों शब्द हैं नाम और नवति, ये अगर हमें दे दिए जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ष्टुत्व संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ष्टुत्व संधि। और कैसे होगी ये ष्टुत्व संधि, तो ये हमारी होगी, एक वार्तिक आता है, अनाम नवति नगरी नाम, इस प्रकार का एक वार्तिक है, लिख देती हूँ मैं। अनाम अनाम नवति नगरीणाम वाच्यम। तो ये क्या हमारा एक वार्तिक है, और ये वार्तिक क्या कहता है कि नाम शब्द होना चाहिए, नवति होना चाहिए और नगरी होना चाहिए। तो इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ हम ष्टुत्व संधि बना सकते हैं। तो ये ष्टुत्व संधि किस प्रकार से बन जाएगी, षड प्लस नाम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डे जो है वो नए में बदल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा क्षण, क्षण नाम, क्षण नाम। इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा क्षण नाम में। इसी प्रकार से ये हमारा बन जाएगा क्षणवती। क्या बन जाएगा, क्षणवती। आई होप आप सभी समझ गए होंगे ये किसके अनुसार हो रहा है, ये हो रहा है हमारा वार्तिक के अनुसार। लेकिन अगर हमें ये बोल दिया जाए कि षट प्लस संत है, इसको हम षड भी लिख सकते हैं, षड प्लस संत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो नाम शब्द है, ना तो नाम शब्द है, ना नवति शब्द है, ना ही नगरी है, नहीं है ना। तो यहाँ पर संत है तो ये एज इट इज ही हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी और षड संत हमारा बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा षड संत है। यहाँ पर हमारे पास अगर नाम नवति और नगरी शब्द है तो हमारी ष्टुत्व संधि इस वार्तिक के अनुसार हो जाएगी। इसके बाद हमारा आगे वाला जो सूत्र है वो आता है, कौन सा सूत्र है वो हम देखते हैं एक बार। आप ये साथ साथ नोट करते चलिएगा, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने वो नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, तो आप ये साथ साथ नोट करते चलिए। तो इसके बाद हमारा जो सूत्र आता है वो है झलाम जसो अंते। क्या है सूत्र, झलाम जसो अंते। तो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि हमारी जो ष्टुत्व संधि थी वो उन दो सूत्रों में कंप्लीट हो चुकी है और एक वार्तिक आया था उसमें। अब हमारी ये जो संधि है ये क्या है, जसत्व संधि। आप लिख लीजिए साथ में, जसत्व संधि, जसत्व संधि है ये। तो जसत्व संधि का ये हमारा सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है, जलाम जसो अंते। यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि पहला अक्षर किसी शब्द के अंत में है व्यंजन का और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन है, स्वर या व्यंजन, तो वो किस में बदल जाएगा? पहले के तीसरे अक्षर में। ये पहला और तीसरा क्या है? पहला और तीसरा है, जैसे मान लीजिए मैं एक जगह लिख देती हूँ यहाँ पर आपको साइड में, ताकि दिक्कत ना हो बार बार में। जैसे हमारे पास है क, ख, ग, घ, घ, छ, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं वर्ग, जिनको हम कु, चू, टू, तू, पू की भी संज्ञा दे सकते हैं, इनसे भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अक्षर है, पहला अक्षर हमारा क्या है? क, च, ट, त, प। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क, च, ट, त, प। और ये हमारा पहला अक्षर किस में बदल जाएगा? प्लस में कोई भी स्वर हो या व्यंजन, कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, तो वो किस में बदल जाएगा? पहले के तीसरे में, मीन्स कि ये ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग में। आप यहाँ देख सकते हैं पहला का तीसरा ये ही है। अब यहाँ पर च है, तो च को आप ग में नहीं बदलोगे, च को आप छ, ज, तो तीसरा क्या है? ज, तो ज में ही आप इसको बदलोगे। तो कोई भी स्वर प्लस स्वर या व्यंजन हो बाद में, तो वो किस में बदल जाएगा? जो हमारा च है ये किस में बदल जाएगा? जय में। किस में? जय में। इसके बाद ट है, ट के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो जो हमारा ट है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा हमारा ड में। इसी प्रकार तय जो है हमारा, तय के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तय के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो वो किस में बदल जाएगा? हमारा तय जो है वो बदल जाएगा हमारा द में। इसी प्रकार से प के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो हमारा प है ये किस में बदल जाएगा? हमारा प बदल जाएगा प, फ, ब में। किस में बदल जाएगा? ब में। अब हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। अब हम इनका उदाहरण देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास उदाहरण आता है इसका। उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ मैं। वाक धन ईश है, तो ये हमारा क्या है? उदाहरण है, वाक धन ईश है। अब आप देखोगे कि क है हमारा पहला अक्षर, तो पूर्व पद में हमारे पास क होना चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पर है क, यहाँ पर है हमारे पास क। और उसके बाद क्या बोला गया? कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो वो भी हमारे पास क्या है? स्वर है। तो ये जो हमारा पहला अक्षर है ना क, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा हमारा ग में। किस में बदल जाएगा? ग में। और शब्द क्या बन जाएगा? वागीश है। क्या बन जाएगा? वागीश है। आई होप आप समझ गए होंगे। हम एक उदाहरण और देखते हैं जिससे आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाए। जैसे मैंने लिखा, यहां लिख देती हूँ मैं। उदाहरण, चित्त प्लस आनंद, चित्त प्लस आनंद। तो यहाँ पर देखो, अब तय है हमारे पास, क्या है? तय। और तय के बाद हमारे पास स्वर भी आ रहा है और कभी कभी व्यंजन भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये जो हमारा तय है ये किस में बदलेगा? तो तय देखो हमारा बदल जाएगा दय के अंदर। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा हमारा? चिदानंद। क्या बन जाएगा? चिद आनंद, चिदानंद। ये हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। चित्त प्लस आनंद, चिदानंद। हम इस चिदानंद को यहाँ पर से ये जो अनुस्वार लगी है इसको उठा करके यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही तरीका हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर जो तय है वो दय में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए
ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कै जो है वो गै में बदलेगा, चै जो है वो जय में, मतलब पहला वर्ग होना चाहिए और वो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जशत्व संधि बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, जशत्व संधि। अब मैं इसका एक उदाहरण दिखाती हूँ आपको। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि वागीश शब्द है, वागीश, वागीश शब्द, तो यहाँ पर कौन सी संधि है ये पूछ लिया जाए, संधि कौन सी है। तो आप इसका विग्रह करके देखोगे, पहले विग्रह करोगे तो आप देखोगे कि वाग धन ईश है, वाग धन ईश है, विच्छेद करने पर ऐसे आ रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पहला अक्षर है, उसके बाद स्वर है, तो ये किस में बदल जाएगा, गै में। तो इस वजह से यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, जशत्व संधि हो रही है। कौन सी संधि, जशत्व संधि। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये हमारी जशत्व संधि का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सूत्र है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली संधि करते हैं अपनी। अब हमारा अगला सूत्र जो है वो आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको व यरो अनुनासिके अनुनासिको व। तो ये जो हमारा सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में यर हो, पदांत यर, अर्थात पद के अंत में क्या हो, यर हो। तो उसको विकल्प से क्या हो जाता है, यर को पद के अंत में यर होना चाहिए, तो उसको विकल्प से, और उसके बाद में क्या होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद में होना चाहिए हमारे पास अनुनासिक, कोई भी अनुनासिक शब्द हो सकता है। तो वो उसी अनुनासिक शब्द का पांचवा हो जाएगा। जैसे हमारे पास यर है, तो यर में क्या क्या गणना की जाती है, देखो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। तो यर के अंदर क्या क्या आता है, यर के अंदर हमारा आता है, हमारा यहाँ से शुरू होगा, यर में हयवरट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले य व र है, य व र ट, तो फिर आएगा हमारा ल, फिर आएगा हयवरट लण, फिर आएगा हमारा यम गणनम जबय। इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं, य व र हयवरट लण यम गणनम, य में ग न यम गणन जबय ग ड द श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च त प क प य श श स। तो ये हमारे कितने आते हैं, ये सभी के सभी अक्षर किस में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये लगभग सभी अक्षर हमारे किस में आते हैं, यर के अंदर आते हैं। इनकी गणना किस में की जाती है, यण में की जाती है। यर तक हमें गिनना है, य से लेकर के यर तक। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यर के अंदर आते हैं। इसके बाद यर के बाद पद के अंत में यर होना चाहिए, अर्थात इन सभी अक्षरों में क्या होना चाहिए, ये पूर्व पद के अंत में होने चाहिए, प्लस में हमारे पास कोई अनुनासिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुनासिक हमारा हो जाता है। तो वो अनुनासिक क्या है, इस सूत्र के अनुसार विकल्प से अनुनासिक में बदल जाता है। विकल्प से होता है, होगा भी और नहीं भी होगा। विकल्प हो जाना मतलब दो चीजें बनती हैं। विकल्प का मतलब ही यही होता है कि वो उदाहरण दो तरीके से बनेगा। तो वो आप ध्यान रखिएगा, विकल्प का मतलब ही यही होता है कि वो दो तरीके से बनेगा। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे मेरे पास एतत्, एतत् प्लस मुरारी, ये मेरे पास उदाहरण है एक, एतत् प्लस मुरारी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा तय जो है ख फै छ ठे थ छ ट त तय यहाँ पर आएगा, ये लिख रखा, सॉरी मैंने यहाँ पर ये तय मैंने लिख रखा है। तो ये तय है हमारे पास, तो ये यर में है, इसकी गणना यर में हो रही है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास तय है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अनुनासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुनासिक। और ये मैं जो है ये हमारे अनुनासिक ही होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। अनुनासिक में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ये सभी जो है हमारे, जिस पर मैंने गोल दायरा किया है, ये सभी अक्षर हमारे क्या है, अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक। तो ये पांचों अक्षर हमारे क्या है, अनुनासिक। तो इसके बाद हमारा देखो, इसमें से 5वां अक्षर आ रहा है ना, मैं। तो ये जो तय है ना, तय, ये तय अपने ही वर्ग का 5वां हो जाएगा। तो तय देखो कहाँ पर है, तय है ये रहा तय। तो ये अपने ही वर्ग का 5वां हो जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। किस में, न में। किस में बदल जाएगा, न में। तो क्या बन जाएगा हमारा, एतद एतन मुरारी। तो ये हमारा रूप बन जाएगा, ये एतन मुरारी। और इसको अगर हम अनुनासिक ना करके अगर हम करें इसको, इसका जो विकल्पिक रूप बनाए, तो वो क्या बनेगा हमारा, एतद मुरारी। क्या बनेगा, एतद मुरारी, एतद मुरारी। अब आप बोलोगे कि मैम कल भी एक लड़की ने कमेंट किया था कि ये जो वैकल्पिक रूप बना है ये किस प्रकार से बना है, तो वो मैंने बताना है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, एतद मुरारी जो शब्द दिया गया है, अभी हमने पहले वाली संधि में पढ़ा, जशत्व संधि में, कि अगर तय है हमारे पास, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन है, तो वो किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा। तो तय किस में बदल जाता है, तय द द तीसरा है। तो यहाँ पर एतद मुरारी, तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो जाती है, जशत्व संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, जशत्व संधि हो जाती है हमारी। हमसे ये पूछा जा सकता है कि एतद मुरारी का, एतद प्लस मुरारी, इसका रूप बनाइयो। तो हमसे 2 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। विकल्प से बनता है यरो अनुनासिक, अनुनासिक को वा। वा का यहाँ पर अर्थ ही है कि होगा भी और नहीं भी होगा, होगा भी नहीं भी होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक रूप बनते हैं। आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इजी लेवल पे। बस ये 1-2 ही उदाहरण होते हैं, इनके ज्यादा उदाहरण आपको पढ़ने के नहीं होते हैं। तो आपको उदाहरणों को लेकर के ज्यादा इतनी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अगर वो आ जाता है तो आपको सब कुछ आ जाता है, ये समझ लीजिए। अब हमारा यरो अनुनासिक, अनुनासिक के वा सूत्र हो चुका है। अब हमारा अगला सूत्र जो है वो आता है, बहुत आसान सूत्र है, तोरली। क्या है सूत्र का नाम, तोरली। तो ये सूत्र क्या कहता है, तवर्ग के बाद ल आने पर ये जो तवर्ग है ये ल में ही बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तय ल में ही बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा तत्, तो यहाँ पर तवर्ग है तय, और उसके बाद हमने लिखा लय, लय, तो यहाँ पर लय आ रहा है। तो ये जो तत् प्लस लय है ये किस में बन जाएगा, तल लय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तल लय में। बहुत 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 इजी सूत्र है, और इतना ही, जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही खोटा है। तो ये हमसे पूछा जाता है, तत् प्लस लय क्या बनता है, तल लय बनता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बन जाएगा हमारा, तत् प्लस लय तल लय बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा सूत्र है। यहाँ पर तय की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए तवर्ग का कोई भी अक्षर हो सकता है। तवर्ग में आप सभी को पता ही है, तय थ द दैन है, ये अक्षर होते हैं, और उसके बाद लय हो तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, लय में ही बदल जाएगा। तो ये तोरली सूत्र कहता है। और इसको संधि कौन सी बोलते हैं, तोरली सूत्र वाली इसको, तो इसकी जो संधि होती है वो क्या होती है, इसकी संधि हम इसको बोलते हैं लत्व संधि। क्या बोलते हैं, जो तोरली हमने सूत्र पढ़ा था, तोरली, तो इसको संधि कौन सी होती है, तो ये लत्व संधि होती है। कौन सी, लत्व संधि होती है।
ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने जशत्व संधि पढ़ी इसी प्रकार से ये तोरली सूत्र हमारा क्या है, लत्व संधि है। लत्व संधि मतलब लय का ये विधान करता है। इसके बाद हमारे पास आगे सूत्र आता है, अगला सूत्र क्या है वो देखते हैं। अब हमारी अगली जो संधि आती है वो आती है हमारी चरत्व संधि। क्या है, चरत्व संधि। कौन सा नंबर चल रहा है वो आप साथ साथ लिखते चलिए, मुझे याद नहीं है। तो चरत्व संधि हमारी क्या है, इसका सूत्र कौन सा है, तो इसका सूत्र है छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा खरी च सूत्र। क्या है, खरी च सूत्र। बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल प्यारा सा है। तो यहाँ पर ये खरी च सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि हमारे पास वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर प्लस में हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस में हमारे पास क्या होना चाहिए, खरी च सूत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा प्लस में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन। क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में। किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। यही ये सूत्र कहता है। क्या कहता है, तीसरा और चौथा अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा। मान लीजिए पहले वर्ग के यहाँ पर तीसरा और चौथा जो है वो ग और घ है, और उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है या फिर कोई व्यंजन आ रहा है, तो वो अपने ही वर्ग के मीन्स किस में बदल जाएगा, पहले अक्षर में तो ग, और ग किस में बदल जाएगा, क में। किस में बदल जाएगा, क में। तो इसी प्रकार से ज और झ जो है वो अपने ही वर्ग के च में बदल जाएगा, ड और ढ है वो ट में बदल जाएगा, द और ध है वो त में बदल जाएगा, ब और ब है वो प में बदल जाएगा। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण आपका, दिग प्लस पाल, दिग प्लस पाल। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारे पास अंत में क्या है, तीसरा अक्षर है। अंत में क्या है, तीसरा अक्षर। उसके बाद क्या है, कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो ये जो ग है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा क में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिक्पाल। क्या बन जाएगा, दिक्पाल। ये हमारा रूप बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत आसान संधि है। ये किसके अपोजिट है, हमने जशत्व संधि में क्या पढ़ा था, जशत्व संधि में पढ़ा था कि अगर वर्ग का पहला अक्षर है, पहला अक्षर, तो वो बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ग का तीसरा और चौथा अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल रहा है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि ये जो संधि है ये जशत्व संधि की अपोजिट मान सकते हो। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, जो है उद प्लस पन, उद प्लस पन। तो यहाँ पर द है और द कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो ये तीसरा अक्षर है और ये तीसरा अक्षर अपने ही पहले में बदलेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, उत्पन्न। क्या बन जाएगा, उत्पन्न। अगर हमसे उत्पन्न शब्द में कोई संधि पूछ ले तो क्या हो जाएगी, हमारी चरत्व संधि हो जाएगी। किस सूत्र से हो रही है, खरी च सूत्र से हो रही है। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। बाकी के 2 से 3 सूत्र रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल।